कभी सोचा है कि किसी सुनसान घने जंगल में आधी रात को क्या हो सकता है? आज तेलगांव के जंगल की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये उस एक रात की सच्चाई है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। मैं और मेरे दो जिगरी दोस्त सुरेश और अजय बाइक पर थे। पूर्णिमा की रात थी और हम तेलगांव के घने जंगलों से गुजर रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ एकदम शांत था। पर हमें क्या पता था कि ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी और ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। और बस यहीं से शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जहां हमारा एक छोटा सा मामूली सा रुकना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल बन गया। कभी कभी सबसे डरावनी चीजें ना सबसे साधारण पलों में ही जन्म लेती हैं। हमने बाइक रोकी। वजह बहुत मामूली सी थी। अजय को टॉयलेट जाना था, तो सुरेश और मैं एक तरफ रुके और अजय सड़क के दूसरी ओर घने पेड़ों के पीछे अंधेरे में चला गया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अजय उस अंधेरे में जा तो रहा है, पर अब कभी वापस नहीं आएगा। जब थोड़ी देर हो गई और अजय वापस नहीं आया तो हमने उसे आवाज लगानी शुरू की, अजय भाई कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं। जंगल का सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही आवाज गूंज रही थी। पहले तो लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, लेकिन उस खामोशी में कुछ तो था जो दिल में डर पैदा कर रहा था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई अजय की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, भाई बचाओ! ये कोई मजाक नहीं था। उसकी आवाज में जो असली खौफ था ना, जो दहशत थी, वो सुनकर ही कलेजा मुंह को आ गया। ये साफ हो गया था कि अजय किसी बहुत ही भयंकर मुसीबत में है। हम दोनों पागलों की तरह उस चीख की दिशा में भागे। अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे, गिर रहे थे, पर भाग रहे थे। और भागते भागते हम एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जो हमें जंगल के और भी गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। और सामने जो चीज दिखी वो एक पुरानी वीरान हवेली थी जो खुद किसी भूत की तरह खड़ी थी। हमारा डर हर कदम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो हमें पत्तों पर ताजे खून के धब्बे दिखे, फिर जमीन पर ऐसे निशान जैसे किसी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाया गया हो, और बीच बीच में अजय की दर्द भरी चीखें भी आ रही थीं। ये सारे खौफनाक सुराग हमें सीधे उस भयानक हवेली के दरवाजे तक खींच कर ले गए। जैसे ही हमने हिम्मत करके वो भारी सा दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक झुंड हमारे चेहरों के पास से सनसनाता हुआ बाहर निकला। अंदर का नजारा तो और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सीलन और मौत जैसी। हर चीज पर धूल और मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ वक्त थम सा गया हो। उस हवेली के अंदर कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। हमें नहीं पता था कि हम खुद मौत के मुंह में जा रहे थे, जहां हमारा सामना उस शैतान से होने वाला था जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। हम डरते डरते लकड़ी की चरमराहट वाली सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचे, और वहां जो मंजर था उसे देखकर तो जैसे हमारे होश ही उड़ गए। हमारा दोस्त अजय, उसकी लाश छत से उल्टी लटक रही थी, पैर एक काली रस्सी से बंधे थे और उसका सिर गायब था। तभी पास के एक अंधेरे कमरे से अजय की आवाज आई, दोस्तों मैं यहां हूं। हम उस ओर बढ़े तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक औरत जिसका खुद का सिर नहीं था, उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था, और वो सिर हमसे बात कर रहा था। और फिर उस सिर कटी औरत ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने अजय का सिर अपनी गर्दन पर रखा और एक झटके के साथ वो सिर उसकी गर्दन से जुड़ गया। फिर वो हमारी तरफ देखकर एक भयानक वहशी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, लेकिन उस डायन ने सुरेश को उसे अपने वश में कर लिया था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं और वो एक रोबोट की तरह वापस हवेली की ओर चलने लगा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे धक्का दिया और अंदर चला गया। और फिर अंदर से बस एक ही आवाज आई, उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट डाला था। अब मैं अकेला था, पूरी तरह से फंसा हुआ। मेरे दोनों दोस्त मारे जा चुके थे और मुझे पता था कि अगला नंबर मेरा ही है। मेरे पास उस डायन की खौफनाक मौत की कहानी सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
उस डायन ने अजय की आवाज में एक सीधी और खौफनाक शर्त रखी। मेरा सिर, मेरा असली सिर ढूंढ कर लाओ, उसे मेरे धड़ से मिलाओ, वरना जैसे तुम्हारे दोस्तों का सिर लिया है वैसे ही तुम्हारा भी ले लूंगी। अब मेरी जान एक ऐसी खोज पर टिकी थी जो लगभग नामुमकिन थी। फिर उसने अपनी कहानी बताई। वो अपने पति के साथ छुट्टियां बिताने इस हवेली में आई थी जब 3 दरिंदों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले उसके पति को बेरहमी से मार डाला और फिर उस औरत की भी हत्या करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा तब से ही अधूरी थी, अपने सिर के बिना भटक रही थी और अब उसे अपना सिर वापस चाहिए था। उस डायन की आखिरी यादों को सुराग बनाकर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसकी खोए हुए सिर की एक हताश खोज शुरू की। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उस अंधेरे जंगल में एक कटे हुए सिर को ढूंढने के। उसकी कहानी में एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। उसने कहा था कि वो हत्यारे मछली तलकर खाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब साफ था, हवेली के पीछे वाले तालाब पर वो जरूर गए होंगे और शायद उन्होंने सिर भी वहीं कहीं फेंक दिया होगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। ये खोज आसान बिल्कुल नहीं थी। मैंने उस गंदे कीचड़ से भरे तालाब में लगभग 2 घंटे तक तलाशी ली। हर पल ये डर सता रहा था कि अगर सिर नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। मेरी हर एक सांस उस एक खोपड़ी को ढूंढने की उम्मीद पर ही टिकी थी। और आखिरकार 2 घंटे की उस भयानक मशक्कत के बाद मेरा हाथ कीचड़ में धसी किसी सख्त चीज से टकराया। वो एक खोपड़ी थी। उसका सारा मांस मछलियां खा चुकी थीं, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। उसे हाथ में उठाते हुए मेरे अंदर खौफ और राहत की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। अब कहानी का आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव बाकी था। मुझे सिर्फ सिर लौटाना नहीं था, बल्कि उस भटकते हुई आत्मा को हमेशा के लिए आजाद भी करना था। और यही उस श्रापित जंगल से निकलने का मेरा आखिरी रास्ता था। जैसा उस आत्मा ने चाहा था, मैंने वैसा ही किया। सबसे पहले उस बरगद के पेड़ के नीचे से उसका बाकी कंकाल खोदा, जहां उन हत्यारों ने उसे दफना दिया था। फिर मैंने उस खोपड़ी को उसकी बाकी हड्डियों के साथ रखा और लकड़ियां इकट्ठा करके उन अवशेषों का अंतिम संस्कार कर दिया। और जैसे ही आग की लपटें उठीं, मैंने देखा कि उस महिला की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। एक पारदर्शी सा साया आग से निकला और धीरे धीरे आसमान की ओर चला गया। जंगल का वो खौफनाक साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैं उस रात वहां से भाग निकला और फिर कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मेरे दोस्त मुझे वापस नहीं मिल सकते थे, लेकिन मैं जिंदा था। लेकिन ये सवाल आज भी कायम है, उस रात की सच्चाई जानने के बाद अब उस जंगल से गुजरने की हिम्मत कौन करेगा?